अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका मटेरियल बहुत औखे होकर मिलता है, नहीं मिल रहा होता, ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा, किताबें नाकाफी हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो सब्जेक्ट बंदर की तरह छलांगे लगाता है ना, कभी यूं है कभी यूं है फिर यूं है फिर यूं है, उसको नहीं लेना चाहिए, वो रिस्की है बहुत ज्यादा। बहुत सारे बच्चे 4 महीने यही सोचते रहते हैं हमने ऑप्शनल रखने कौन से, पढ़ते कुछ नहीं है, स्क्रोलिंग करते 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 टाइम का बेड़ा करके नहीं करते, खत्म कर दें, डीएक्टिवेट कर दें अपने अकाउंट्स, खत्म कर दें सीएसएस के लिए 1 साल के लिए, उसके बाद फिर दुनिया देखेगी आपको इंशाल्लाह। सीएसएस मेरा गोल ये है कि अब जब यहाँ से जाएं तो आपका जहन में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। मतलब एकेडमी रखनी है नहीं रखनी वो डिस्कस हम बाद में करेंगे कि सीएसएस की तैयारी कैसे होती है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, लेकिन आपके जहन में एटलीस्ट कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो। सीएसएस है क्या? इम्तिहान है, इससे बनता क्या है? सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, और इस इम्तिहान के ज़रिए आपका रास्ता खुलता है 12 सर्विसेज में, जो कि पाकिस्तान लेवल की 12 सर्विसेज हैं। ठीक है जी, जहां समझना है आपने हाथ खड़ा कर देना। रियासत जो है वो बच्चों वो 3 पिलर्स के ऊपर खड़ी है। कौन कौन से 3 पिलर्स हैं? लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर कौन होती है? जो कानून बनाते हैं। उसमें लोग कैसे आते हैं? इलेक्ट होके। ठीक है, आपके एमएनएज, आपके एमपीएज, सेनेटर्स, ठीक है, ये सारे हमारे लेजिस्लेचर हैं, उसका पार्ट है। दूसरा हमारा कौन सा स्टेट का जो पिलर है वो क्या है? जुडिशरी। इसमें लोग कैसे आते हैं? कुछ वकालत तो खैर सारी करते हैं, कुछ किसी इम्तिहान के जरिए आते हैं जिसको हम लोअर जुडिशरी कहते हैं। उसमें सिविल जजेस वो प्रमोट होते होते सेशन जज तक चले जाते हैं, या एज एडिशनल सेशन जज जाते हैं, वो प्रमोट होते हैं। और फिर जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है, जिसमें हाई कोर्ट में और जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बीच में एक पूरा प्रोसेस है जो कि हमारे आइन में दिया गया है कि किस तरीके से कमेटी बनेगी, वो क्या करेगी, कैसे इंतखाब किया जाएगा। तो जो मोअज़्ज़ज़ तरीन वकला हैं, काबिल तरीन लोग हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो जो तीसरी चीज़ रह गई वो एग्जेक्टिव है, जिससे मुराद वो इदारे हैं जिन्होंने इनका बनाया हुआ कानून जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इन इदारों की टॉप टियर के लिए, इन इदारों को रन करने के लिए टॉप लेवल के ऊपर वो फिर सीएसएस के इम्तिहान और पीएमएस के इम्तिहान लिए जाते हैं। जो सीएसएस के इम्तिहान है उसके जरिए जो लोग आते हैं वो वफाकी इदारों के टॉप के ऊपर जाते हैं, और जो पीएमएस है उसके जरिए जो लोग आते हैं वो सूबाई इदारों के टॉप के ऊपर जाते हैं। क्लियर है जी ये? तो हम सीएसएस पीएमएस के इम्तिहान क्यों देते हैं? क्योंकि हमने एग्जेक्टिव का पार्ट बनना है, एक अच्छी सतह के ऊपर जाके पार्ट बनना है। आगे चलते हैं। जब आप सीएसएस करते हैं तो 12 आपको जो है ग्रुप्स, उनके बीच में आपको नौकरी मिलती है। 12 ग्रुप्स कौन से हैं? सबसे पहले कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है। ये वो ग्रुप है जो कि आपके मुल्क की तिजारत को दूसरे मुल्कों के साथ देख रहा है और डील करता है, कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं वगैरह वगैरह। दूसरा कौन सा है? पढ़ते जाएं। फॉरेन सर्विस, ये बाहर जाके जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले, उसको इंप्लीमेंट करने वाले, दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले, ये लोग हैं। तीसरे इंफॉर्मेशन ग्रुप, ये वो लोग हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट के साथ, आपके मिनिस्टर्स के साथ उनके पीआरओज की तरह तौर पे काम करते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम करते हैं, उनके तर्जुमान के तौर पे काम करते हैं। मीडिया की डीलिंग ये लोग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जी, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के लोग वो हैं जो कि टैक्स कलेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, एफबीआर के बीच में आते हैं और ये टैक्स कलेक्ट इन्होंने करना है गवर्नमेंट के बिहाफ पे पूरे मुल्क में। अगले कौन है जी? मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट। बच्चे ये है कि मुख्तलिफ हमारे जो शहर हैं इनमें कैंट एरियाज बने हुए हैं। जैसे लाहौर के बीच में कैंट है, पेशावर में भी है, रावलपिंडी भी है। इन तमाम कैंट एरियाज की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो ये लोग करते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुराद? सड़कों का निज़ाम, वहाँ पे पानी का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, और जो दूसरे मामला आते हैं जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये लोग कर रहे होते हैं। उसके बाद जी अगला क्या है? ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोग वो ऑफिसर्स बनते हैं जो कि फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर मुख्तलिफ इदारे चलाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इरीगेशन, ये सारे के सारे, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री फेडरल की, उसके बीच में एज एसओ जाते हैं, और ये ग्रेड 22 के फेडरल सेक्रेटरी तक ये लोग जाते हैं। उसके बाद क्या है? पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये वो है जिससे मेरा ताल्लुक है। हम लोग वफाक के बीच में भी काम करते हैं, हम लोग
सूबों के अंदर भी काम करते हैं। हमारा एक आल पाकिस्तान ग्रुप है, आल पाकिस्तान सर्विसेज है। हमारी जो पोस्टिंग्स हैं, अगर हम सेक्रेटेरिएट में जाएं तो सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हैं। अगर हम किसी फील्ड में आए तो असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर हैं हमारी पोस्टिंग जहाँ पे ऐसी होती हैं। फिर उसके बाद अगर हम किसी इदारे के अंदर जाएं, बहुत सारे इदारे हैं जो अथॉरिटीज़ हैं, उसके अंदर जाएं तो असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, इस तरह की पोस्टें जो है वो मिलती हैं। उसके बाद जी कौन सा है? पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ये वो लोग हैं कि जो बाकी इदारे जो पैसे खर्च करते हैं ना, उसकी जो फाइनेंशियल हिसाब किताब है ये लोग रखते हैं। दो विंग्स हैं, एक अकाउंटिंग का विंग और एक ऑडिटिंग का विंग। अकाउंटिंग का विंग ये है कि आपने जो पैसा खर्च किया ये देखते हैं कि ठीक खर्च किया कि नहीं, इसको चेक ये बना के देते हैं कि जी ओके, कुर्सियां खरीदी गई हैं सरकार के लिए, गवर्नमेंट के दफ्तर के लिए, ये चेक दे दें वेंडर को जिससे आपने कुर्सियां खरीदी हैं, ठीक है। और ऑडिट वाले वो हैं जो बाद में आके चेक करते हैं कि कोई इसमें करप्शन तो नहीं हुई, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। उसके बाद पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज, ये वो लोग हैं जो कि बाहर के मुल्क से जो सामान आ रहा है, हमारी इंपोर्ट हो रही है, उसके ऊपर टैक्सिंग ये करते हैं। स्मगलिंग रोकना इनका काम है, उसके ऊपर टैक्स लगाना इनका काम है, कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करना इनका काम है। जी नेक्स्ट। सबको पता है पुलिस सर्विस क्या काम करती है, पाकिस्तान की पुलिसिंग इनके पास है। नेक्स्ट। पोस्टल सर्विसेज, सबको पता है पोस्टल सर्विसेज क्या करता है, महकमा डाक ये सारे के सारे चलाते हैं। और इट्स नॉट लिमिटेड ओनली टू द लेटर्स, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। वो भी इंश्योरेंस सर्विसेज भी देते हैं और भी इनके इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है जी? रेलवेज ग्रुप बेसिकली जो पाकिस्तान का रेलवे का इदारा है उसके बीच में ये लोग चलाते हैं। रेलवे के इदारे में 2-3 तरह के लोग आते हैं। एक CSP ऑफिसर्स हैं जो ये जाते हैं और उसकी मैनेजमेंट चलाते हैं, दूसरे इंजीनियर्स हैं जो कि फिर उसको इंजीनियरिंग के तौर पर उसको देख रहे होते हैं। क्लियर है जी? यहां तक कोई सवाल तो नहीं किसी का? अगला आपका कॉन्सेप्ट इस हवाले से सवाल बनता है, CSS एज ए करियर क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और क्यों करना चाहिए CSS? आप लोग करना चाहते हैं वैसे? मसलन अगर मैं सवाल करूंगा क्यों करना चाहते हैं तो मतीन आप बताएं ना, क्यों करना चाहते हैं? मतीन आप ही का नाम है ना, तो बताएं फिर क्यों CSS क्यों करना है? निज़ाम में बेहतरी लाएं। ओके, और आपका दरअसल मिशन है कि आप निज़ाम में बेहतरी लाना चाहते हैं। बेटे आप बताएं, मैकेनिकल इंजीनियर आप बन गए हैं तो CSS क्यों करना है? आपका करियर अच्छा करियर है, मतलब आपके ख्याल में ये आप उसकी प्रेस्टीज से मुतासर हैं? जी बेटे आप? अच्छी अथॉरिटी है, ठीक है। आप जी? इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स पढ़ने का? नहीं तो CSS क्यों करना है? पॉलिटिक्स पढ़ें। वाई CSS? करियर भी कुछ ना कुछ करना है। हाँ ठीक है। इज़्ज़ा आप क्यों करना चाहती हैं? हाँ सोशल वर्क है, मैंने पढ़ा हुआ, तो मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। जो मुझे लगता है कि जो एरियाज मेरे माइंड में है कि लोगों के लिए वहाँ नहीं कुछ हो रहा है, जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। हो तो रहा है लेकिन काम। चलें जी, मैं आपको बताता हूँ आज के टाइम पे भी हमेशा, और ये शायद हमेशा रहे, CSS आपको ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर ट्राई लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छा है कई वजूहात की बुनियाद पर। पहली वजह क्या लिखी हुई है मैंने? ये आपका फाइनेंशियल करियर एक सिक्योर आपको देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर के बीच में बहुत पैसा है, कहते हैं कि नहीं? बहुत पैसा है प्राइवेट सेक्टर के बीच में। फिर प्राइवेट सेक्टर एक इनसिक्योर सेक्टर है। पहले तो ये देख लें कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं? इट्स अ क्वेश्चन। क्या सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी सैलरी है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कम तनख्वाह के ऊपर होते हैं? ऐसा है ना, कभी भी निकाल दिया जा सकता है सारा। आप गाड़ी किस्तों पे नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता नहीं होता अगली सैलरी आनी है कि नहीं आनी, या 6 माह बाद आपने नौकरी पे होना है कि नहीं होना। ये सारी चीज़ें हैं ना। तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो कि जुड़ी हुई हैं प्राइवेट सेक्टर के बीच में। गवर्नमेंट सेक्टर इस लिहाज से एक सिक्योर है। अच्छा, फिर ये सिक्योरिटी इट गोज बियॉन्ड 60 ईयर्स ऑफ एज।
बाकी सारे करियर ऐसे हैं प्राइवेट सेक्टर, वहां पे आप तब तक आपको पैसा मिलता है जब तक आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, काम। गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में अगर आप काम 60 साल तक तो आपको सैलरी मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है, और उसके बाद में जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलती है, यकदम पैसे मिलते हैं। SCSS जब आप करके रिटायर होते हैं तो एटलीस्ट ग्रेड 20, 21 या 22 के अंदर आप लाजमी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस ग्रुप के बीच में आपने लैंड किया है। अब इस ग्रुप के बीच में अगर मैं आज के लिहाज से बताऊं कि अगर कोई ग्रेड 20 के बीच में भी रिटायर हो रहा है तो यकदम उसको जो पैसे मिलेंगे वो मिल मिला के कोई करोड़ों में होंगे, यकमुश्त जो उसको पैसे मिल जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ने बेशुमार हाउसिंग स्कीमें भी चलाई होती हैं, बंदे को कहना कि घर के लिए प्लॉट स्लॉट मिल जाता है, या सूबाई स्कीम में या फेडरल स्कीम में। और तीसरे नंबर पर जो पेंशन है, अगर अभी कोई रिटायर हो ग्रेड 20 में तो आई एम श्योर कि उसकी कोई 1.5-2 लाख रुपए के करीब, 1.5 लाख के करीब उसकी पेंशन एटलीस्ट जो है वो बन रही होगी, जो पेंशन बन रही होगी। जब वो सर्विस के बीच में है तो जो सैलरी है वो बहुत रीजनेबल है, वो 3, 4, 5 लाख, 3 भी से भी ज्यादा जो है वो बन रही होगी सैलरी। क्या चीज? 3-4 लाख सैलरी कम नहीं है। अच्छा बेटे, फिर सवाल ऊंचा करें ताकि सब सुने। सवाल है जी, क्या? मतलब ये जो फाइनेंशियल फ्यूचर है, अगर आप ये स्किल्स पे काम करें, कोई स्किल हाँ। सीखें तो हम बहुत सारे मतलब पैसे कमा सकते हैं, 15-15 लाख, 20-20 लाख। बहुत सारे CSS हिसाब से नहीं कर देंगे, यहाँ पे कुछ 2 लाख। अच्छा, इनका सवाल ये है, बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर हम अपने स्किल्स पे काम करें तो हम कोई 15-20 लाख रुपए कमा सकते हैं। सवाल अच्छा है कि नहीं? ख्वाब तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि कितने लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान का एनालिसिस कर लें, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने स्किल पे काम करके पाकिस्तान में 15 से 20 लाख कमा रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये है ना बेटे, अगर आपको अपने स्किल्स के ऊपर इतना सर्टेनिटी है कि आप 15-20 लाख कमा सकते हैं तो भाई सोचें भी ना, जरूर उधर जाएं, बहुत अच्छा है, आप उससे ज्यादा कमा रहे होंगे। अगर आप बिजनेस करें तो शायद इससे भी ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन सवाल फिर वही है कि कितने हैं जो इस तरह कमा रहे हैं। आपने ओवरऑल बड़ी चीज देखनी है ना। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये काबिलियत है, आप एक्सेप्शनल काबिल हैं, एक्सेप्शनली काबिल हैं, बहुत टैलेंट है और आप बहुत फ्लाई कर सकते हैं, जरूर जाएं। फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जरूर जाएं। अगर आपको लगता है आप एक्सेप्शनली अच्छे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाएं, अपना कोई बिजनेस करें, साथ में कुछ करें, 15-20 लाख बहुत अच्छी बात है। एलीट क्लास तो ये एग्जाम करता ही नहीं, ये मिडिल क्लास वाले सारे वही होते हैं इसमें। अच्छा, ये भी अब मुतजाद बातें हैं बेटे, ये मुतजाद बातें हैं। इनका व्यू है कि जी एलीट क्लास तो CSS करता ही नहीं है। शायद बच्चे CSS करने के लिए जितनी करेज चाहिए उनको वो है ही नहीं। CSS करने के लिए कुछ रीजंस चाहिए ना। वो क्या रीजंस हैं? आपको ये सारी चीजें चाहिए, पैसा चाहिए, सिक्योर फ्यूचर चाहिए, पहचान चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो जिनके पास अव्वल तो ये वैसे ही अवेलेबल है, जिनके पास वैसे ही अवेलेबल है, क्या उनके अंदर इतनी मोटिवेशन होगी कितना पढ़े? वो क्यों पढ़ेगा? मतलब मेरा बच्चा जो है, मेरे अंदर CSS की लगन थी क्योंकि मुझे था कि मैंने कहीं जाना है, मेरे बच्चे में वो लगन नहीं है, उसको सारा कुछ पहले नजर आ रहा है, अवेलेबल है। एक बात ये। दूसरी एक चीज और है कि आपका ये जो बयान है ये पार्शली दुरुस्त है। पार्शली इस तरह दुरुस्त है कि फिगर्स उठा के देखें, बहुत सारे बच्चे जो CSS की सीट्स उठा रहे हैं वो किस अदारे के पढ़े हुए हैं? लम्स। वहां के पढ़े हुए बच्चे जो हैं उनका एक ट्रेंड बन गया है कि हमने उधर जाना है और हमने उधर निकलना है। ठीक है, वो फिर उधर जाने के चक्रों में पड़ जाते हैं, उधर निकलना है। एक करेज गैदर करने वाली बात है ना। अगर आप शुरू से ही इस पॉइंट के ऊपर हैं कि करना है कि नहीं करना, थोड़ा सा सोच लें, और अगर लगता है कि नहीं करना तो फिर ना आए, अपने आप को धोखा मत दें। ठीक है, अपने आप को फिर धोखा मत दें, अपने स्किल्स को किसी और जगह पे यूज करें। कोई जबरदस्ती कराता हुआ नजर आ रहा है CSS किसी को? आप तुझे CSS कराऊं, सुने? नो। 30,000 बच्चा सारा साल पढ़ के जलीलो ख्वार होकर रुलता है और फिर इम्तिहान के लिए बैठा होता है लाइनों के बीच में कि हमने इम्तिहान देना है। आगे चलते हैं। अच्छा, सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की मैं बात कर रहा था। डिपेंड वही करता है कि आपकी जिंदगी में ख्वाहिशात क्या हैं। अगर आपकी ख्वाहिशात ये हैं कि आपको 15 से 20 लाख रुपए सैलरी चाहिए, इतने पैसे चाहिए, उससे कम गुजारा नहीं है, तो फिर जो आप नॉर्मल इंसान से बियॉन्ड सोच रहे हैं, फिर CSS आपके लिए नहीं है।
जो नॉर्मल इंसान है उनकी ख्वाहिशात इतने पैसों में रह के पूरी हो जाती हैं जितनी प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी से मुराद ये है कि आपकी पहचान है माशरे के बीच में, आपको सोसाइटी रिस्पेक्ट देती है, एडमिट करती है, एक पहचान देती है। सीएसएस ऑफिसर्स की ये बाकी सारों की निस्बत ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की निस्बत भी ज़्यादा है। ठीक है, प्राइवेट किसी भी इदारे का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, फ़र्ज़ करें किसी बैंक का सरबराह है, तो वो भी एट रिसीविंग एंड होगा जब भी वो किसी गवर्नमेंट के इदारे में आएगा, डिप्टी कमिश्नर के पास आएगा, डीपीओ के पास आएगा, किसी फेडरल इदारे के बीच में आएगा। ठीक है, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। देन इसके बीच में प्रॉपर एक प्रोफेशनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। आप प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं, आपको बाहर पढ़ने के मौके मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं बहुत सारे। जिस तरह मैं अपना बता रहा था कि छोटे भाई जो हैं मेरे, जो असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, उन्होंने अप्लाई किया और अभी उनको स्कॉलरशिप मिला फुल ब्राइट, और वो अमेरिका गए हैं पढ़ने के लिए। सिर्फ इसी वजह से मिल गया कि वो सीएसएस किया हुआ था उन्होंने, अवेलेबल है, हर साल जाते हैं बच्चे बच्चियाँ। अच्छा, फिर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आपका उठना बैठना इस तरह के लोगों में होता है, आपको इस तरह की इन्वायरमेंट मिलती है कि आप रिफाइन होते रहते हैं, पॉलिश होते रहते हैं। आप वर्ल्ड बैंक के लोगों से भी मिल रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर एलीट क्लास से भी मिल रहे हैं, बिजनेस वालों से भी मिल रहे हैं, हर तरह के लोगों से आप मिलते हैं। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी ग्रूमिंग चलती रहती है। देन उसके बाद यू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी इन एक्टिव वे। ये मौका प्राइवेट सेक्टर में शायद इतनी वाफर मिकदार में अवेलेबल नहीं है। आपको लम्हा मौका देता है कि आप इस मुआशरे में एक अच्छा रोल प्ले कर सकें, इस मुआशरे की वेल बींग के लिए, किसी भी तरीके से आप जो करना चाहते हैं। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी बुनियाद पर सीएसएस एक अच्छा करे। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, मतलब अगर हम इस कंपैरिजन में पड़े रहेंगे कि चिकन कढ़ाई अच्छी है कि चिकन हांडी अच्छी है, तो हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं। ये आपकी चॉइसेस हैं, आप जिंदगी के बीच में चाह क्या रहे हैं, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप अपनी लाइफ को क्या करना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। जैसे 6 गाड़ियां हैं ना, मैं आपसे पूछूं आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है, वो सिटी होगी, दूसरे की करोला होगी, तीसरे की तीसरी। ऐसा है कि सारों को एक ही गाड़ी पसंद हो? ये कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। एयर कंडीशनर है, यहां पे ओरिएंट लगा है, मेरे घर में दूसरा लगा हुआ है, कोई मेरे घर को दूसरा ब्रांड पसंद है। रेस्टोरेंट से आपको एक चीज पसंद है, दूसरे को, ऐसा है ना। सारी अच्छी हैं, अपने अपने प्लस एंड माइनसेस हैं। तो सीएसएस जो है एज ए करियर, एक अच्छा करियर आपको प्रोवाइड करता है, एक अच्छा करियर। इसका यह मतलब नहीं है कि ये आपको किसी जगह पे क्लिप करता है, इससे भी आगे बहुत सारी जगहों पे आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग सीएसएस करते हैं और उसके बाद इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां चले जाते हैं, इंटरनेशनल इदारों के बीच में जाके सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी। एज लिमिट, अभी जो एज लिमिट है ये 21 साल से 30 साल तक है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 2 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो। और जो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट कहते हैं कि एज नापनी कब से कब तक है, तो वो बाकायदा एफपीएससी अनाउंस करता है। रिक्वायर्ड एजुकेशन 2nd डिवीजन, आपने या ग्रेड सी के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन से मिलती जुलती अगर आपके पास कोई डिग्री है तो एचईसी से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कंपेरेबल एजुकेशन का, और डिग्री अगर लेट है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो बैचलर की जो 3rd डिवीजन है वो भी चल जाती है, बशर्ते के मास्टर्स में आपकी अच्छी पोजीशन हो। ये एलिजिबिलिटी है। लेकिन जो लोग सीएसएस करते हैं, एंड के ऊपर जो कर जाते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं उसके बीच में। कोई सवाल तो नहीं? नेशनैलिटी की रिक्वायरमेंट है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ एजेके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि दे शुड बी मैरिड टू पाकिस्तानी पीपल। बाहर के जो जिन्होंने शादियां की हुई हैं, बाहर के किसी नेशनल से, उनको ये इजाज़त नहीं है। देन एग्जाम के पार्ट्स, 1500 नंबर का इम्तिहान, रिटर्न कितने नंबरों का? 1200, 100 नंबर के 12 पेपर और 300 नंबर का इंटरव्यू। अब ये जो
रिटन है ये डिवाइडेड है 600 नंबर के कंपलसरी सब्जेक्ट है। कंपलसरी से मुराद सारे बच्चों ने वही रखने हैं और 600 के ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल से मुराद मुख्तलिफ ग्रुप्स दिए जाते हैं, आपको आगे दिखाऊंगा। आपने चुनने हैं अपने सब्जेक्ट और 600 नंबर पूरा कर लेना है। कोई रखता है, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा, यूं है। क्लियर जी? एग्जाम शेड्यूल्स, इसका रिटन एग्जाम हर साल फरवरी में आता है और तकरीबन कोई 200 से 300 के दरमियान औसतन सीट्स हैं जो कि हर साल फिल की जाती हैं। रिटन का जो रिजल्ट आ जाता है वो सितंबर अक्टूबर के बीच में आता है, जिस तरह अभी रिजल्ट जो चंद दिन पहले इसका सीएसएस का रिजल्ट आया है। अच्छा, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो जिस तरह अभी जो रिजल्ट आया उसमें 300 कुछ बच्चे इन्होंने पास किए, कुछ 30,000 के करीब बच्चों ने अप्लाई किया था। अब जिन्होंने पास किया उनका अभी मेडिकल और साइकोलॉजिकल वाइवा जो है वो शुरू हो जाता है, उनका इंटरव्यू शुरू हो जाता है, उसका प्रोसेस। ये रिजल्ट करते करते अगले साल जून में कहीं आएगा कि फाइनल कौन से बच्चे जो हैं रिटन भी कर गए थे पास और इंटरव्यू भी पास कर गए और उनको कौन कौन सी सीट मिली। उसके बाद जो फिर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो अगले साल अक्टूबर नवंबर के बीच में स्टार्ट हो रही होगी। क्लियर? तो कितना टाइम लग गया पेपर देने के बाद एकेडमी में जाने तक? तकरीबन 1.5 साल। तकरीबन 1.5 साल पेपर देने के बाद, तकरीबन 1.5 साल। और इसकी ट्रेनिंग के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। पहली ट्रेनिंग जो है वो उसको CTP कहते हैं, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें जितने भी 200-250 ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ ग्रुपों के, सब इकट्ठे होते हैं। कोई 6 माह के करीब ट्रेनिंग वो होती है। मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मुख्तलिफ विजिट्स करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, हर ग्रुप की लहदा है। वो PS की लहदा है, पुलिस वालों की लहदा है। वो फिर उनको अपने अपने ग्रुप के लिहाज से ट्रेन किया जाता है, उनकी स्पेशल जो है। और उसका जो दौरानिया है वो 8 माह से लेकर तकरीबन कोई 1 साल तक का जो बनता है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग के ऊपर चले जाते हैं तो आपकी तनख्वाह वगैरह जो है वो शुरू हो जाती है, सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। क्लियर जी? क्वालिफाइंग मार्क्स, ये उसकी ओवरऑल डिटेल है। सबसे पहले जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपने 40% नंबर जो है वो लेने हैं मिनिमम हर सब्जेक्ट में। ऐसे है 40 नंबर आपने लेने हैं। प्रेसियन कॉम्प्रीहेंशन का पेपर है उसमें 40 लेने हैं। उसके बाद में पाकिस्तान फेयर, करंट अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी मिला के 120 लेने हैं इन 3 में, यानी 40%। ऑप्शनल के बीच में 33% मार्क्स और एग्रीगेट 50% होना चाहिए। इस बात का मतलब ये कि 1200 नंबर का पेपर है रिटर्न आपका। कितने नंबर का? 1200 में से अगर आपका 600 से कम है और भले आपके सारे पास हैं, आपको वो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे। इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे। इंटरव्यू के लिए जरूरी है कि 600 से ऊपर आपके नंबर हों। और जो ट्रेंड अभी चल रहा है उसमें एलोकेशन के लिए, एलोकेशन कहते हैं सीट मिलने के लिए, क्योंकि जो लोग रिटर्न पास करते हैं सबको सीट नहीं मिलती। मेरिट बनता है ना, रिटर्न के बाद फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेरिट बनता है। तो जो भी ट्रेंड है आपके, अगर 650 से ज्यादा नंबर होंगे तब कहीं जाके, और अच्छा इंटरव्यू होगा तब कहीं जाके आप इस पोजीशन में आते हैं कि आपको कोई सीट मिल जाए। क्लियर जी? वाइवा में 300 में से 100 नंबर लेने पड़ते हैं मिनिमम पास होने के लिए। ये है जी प्रोविंशियल कोटाज। 7.5% सीटें जो हैं, सॉरी ये मेरिट की हैं। फिर पंजाब एंड इस्लामाबाद का 50%, सिंध का 90%। ये ओवरऑल एक दफा देख लें, ये कोटा है हर जगह का। आगे करें। वुमेन कोटा 10%, माइनॉरिटी कोटा, और उसके बाद में आर्म्ड कोर्सेज का कोटा है PS में, PSP में और फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में। इसमें हमारी सारी फौज शामिल है। हाँ, आर्म्ड फोर्सेस के कोटे में सारी फौज शामिल हैं और इन 3 सर्विसेज में इनको 10% सिर्फ कोटा है जो कि दिया जाता है। मतलब अगर 40 सीटें अगर आई हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तो 4 सीटें उनके लिए रिजर्व होंगी। और आर्म्ड फोर्सेस क्या करती हैं, वो शॉर्टलिस्ट करती हैं अपने अच्छे अफसरान को, उनको फिर इंटरव्यू के लिए FPSC में भेजा जाता है। तो 4 सीटों के गेस के 12, 14, 15 लोग होते हैं जिनका इंटरव्यू होता है। जो टॉप के 4 हैं उनको फिर वो सीट मिल जाती है यूँ। और वो आर्मी से भी हो सकते हैं, वो एयर फोर्स से भी हो सकते हैं, वो नेवी से भी हो सकते हैं। वो भी CSS करके आते हैं? नहीं, वो CSS का इम्तिहान नहीं देते। कोटे का माना ही ये है कि ये सीटें उनके लिए रिजर्व हैं।
वो CSS के इम्तिहान नहीं देते, लेकिन जाहिर है कि चूंकि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से हैं, उनका एक अच्छा एक्सपोजर है और वो बाकायदा एक डिसिप्लिन प्रोसेस से गुजरे हुए हैं ना, वो कोई आम लोग तो नहीं है ना। ISSB का कमीशन लेना कोई आम बात तो नहीं है ऑब्वियसली। फिर उसके बाद में सर्व करना, सर्व करते करते कैप्टन के रैंक तक पहुंचना और फिर वहां से सिलेक्ट होना ताकि वो इंटरव्यू कर सके, फिर इंटरव्यू के बीच में सिलेक्ट होना। सो एक पूरा प्रोसेस है उनका भी, जो कि CSS नहीं है लेकिन इक्वली कंपेटिटिव प्रोसेस है। तो फिर वो वहां से, और बहुत अच्छे ऑफिसर्स वहां से आते हैं हमेशा। कोई और सवाल किसी का? अच्छा ओके। अच्छा, डिटेल ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट्स 100 नंबर का आपका ऐसे है। एक आपने मजमून लिखना होता है 2500 से 3000 लफ्जों का 3 घंटे के अंदर, 100 नंबर का ये। दूसरा पेपर क्या है? इंग्लिश प्रेस इन कंपोजिशन का 100 नंबर का है। इसके बीच में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मतलब इसके बीच में आपको वोकेबलरी आपकी चेक की जाती है, मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ दे के कहा जाता है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखें। आपकी ग्रामर चेक की जाती है इसके ज़रिए। आपकी प्रेसी, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और कहा जाता है कि जी आप इसकी प्रेसी बनाएं। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके एंड पे क्वेश्चंस होते हैं, उसको कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं कि जी इस सवाल इनके जवाब दें पैराग्राफ में से ढूंढ के। एक उर्दू में पैरा दे दिया जाता है, कहा जाता है इसकी ट्रांसलेशन करें। फिर एट टाइम्स कुछ आपको सेंटेंस दिए जाते हैं और कहा जाता है इनको इनडायरेक्ट में या डायरेक्ट में कन्वर्ट करें। तो यूं मुख्तलिफ चीज़ें इसके बीच में शामिल होती हैं। तीसरा पेपर किस चीज़ का है? जनरल साइंस एंड एबिलिटी। 2 पोर्शंस इसके होते हैं बेसिकली। इसमें आपकी जनरल साइंस, जो रोज़मर्रा की साइंस है, उसका नॉलेज आपका चेक किया जाता है। मसलन ओजोन क्या है, किस तरह काम करती है, इंसान की बॉडी के पार्ट्स क्या हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, ज़मीन का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या है, लाइक दिस, इस तरह की बातें जो जनरल साइंस है, जो पता होनी चाहिए हर मुनासिब जहन वाले आदमी को या मुनासिब नॉलेज वाले आदमी को। और उसके बाद में एक पोर्शन होता है जनरल एबिलिटी का। उसमें कुछ इस तरह के सवाल होते हैं कि एक आदमी 10 किलोमीटर मशरिक की जानिब गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर इतने किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, इतने किलोमीटर चला, तो 1 घंटे बाद बताएं कि वो किधर होगा, कितने फासले पर होगा, मशरिक में होगा, मगरिब में। यानी कि सिंपल जनरल एबिलिटी, आपकी जो कैलकुलेशंस हैं, ये जस्ट दरअसल उनका टेस्ट होता है। 3-4 दायरे दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जी 4 दायरे ही हैं, तो 5वां दायरा इनमें से कौन सा होगा। सीरीज दे दी जाती हैं, 2, 4, 6 नहीं देंगे, 8, 10, 12 देंगे और कहेंगे कि जो मिसिंग वर्ड है वो क्या है बताएं। इस तरह का आपकी कि मेंटली आप कैसे शार्प हैं, डल माइंडेड तो नहीं है, इस चीज़ का जो है वो इम्तिहान लिया जाता है। उसके बाद करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के पेपर बच्चों यूं समझ लें कि जो हॉट इश्यूज हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर के, ये उनका पेपर है। पाकिस्तान के इश्यूज और जो ग्लोबल इश्यूज हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात, अगर पाकिस्तान के इश्यूज की बात करें, महंगाई है ना, गुर्बत है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इशू चल रहा है, और फिर उसके बाद में क्या है पाकिस्तान के इश्यूज में, टेररिज्म दोबारा बदकिस्मती से पाकिस्तान में सर उठा रहा है, फिर हमारा इंडिया से रिलेशन, चाइना से, ईरान से, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये वो, फिर इंटरनेशनल सतह के ऊपर चले जाएं, फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, सीरिया में जो कुछ हो रहा है, चाइना और अमेरिका के माबैन क्या तनाज़ात हैं, क्यों हैं, ये इस तरह की चीज़ें। अगर सादा लफ्ज़ में बताऊं तो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर के अंदर जो जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं आपको उनका पता होना चाहिए, उनकी डिटेल का, उसके हवाले से आपसे सवाल पूछा जाता है। तो देखते हैं कि आपको पता भी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर ये बेसिकली पाकिस्तान की हिस्ट्री है। प्राइमरीली ये 1947 से शुरू होता है और आज तक जो जो कुछ है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, पाकिस्तान बना तो मसाइल क्या थे, किस किस फेज से हम गुजरे हैं, आज हमारे इश्यूज क्या क्या हैं, हमारी इकोनॉमी के, हमारे हेल्थ के, हमारे एजुकेशन के, हमारी लोकेशन कैसी है, गवादर, सीपैक, बिजली, पानी, सब इश्यूज इसके बीच में जो है आ जाते हैं। ये पाकिस्तान अफेयर्स है। उसके बाद में जो इस्लामिक स्टडीज़ है और कंपैरेटिव स्टडी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए, ये बेसिकली आपका नॉलेज है अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम। मसलन आपसे पूछा जाता है नमाज के हवाले से, ज़कात के हवाले से, जो इबादत हैं हमारी, फिर इसके बाद में हमारे जो अकायद हैं उसके हवाले से, और हमारे अकायद क्या हैं, तौहीद के हवाले से हमारा अकीदा क्या है, रिसालत के हवाले से क्या है, आखिरत के हवाले से क्या है, इनकी ओवरऑल इम्पैक्ट्स क्या हैं, इस्लाम ने कौन कौन से निज़ाम दिए, सियासी निज़ाम क्या दिया,
मुआशी निज़ाम क्या दिया, मुआशरती निज़ाम इस्लाम ने क्या दिया, इस हवाले से बात होती है। जहाद का क्या इस्लाम के बीच में कॉन्सेप्ट है, इस्लाम औरतों को, गुलामों को कैसे ट्रीट करने की बात करता है, इस्लाम के बीच में जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी प्रिंसिपल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, इस्लाम का अदल का निज़ाम क्या है, इंसाफ का निज़ाम क्या है, इस्लाम के अंदर निज़ाम इखलाक क्या है, हज़रत अली, हज़रत उमर, इनके गवर्नेंस मॉडल्स क्या हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सिपा सालार कैसे थे, एज ह्यूमन बीइंग कैसे थे, एज प्रॉफिट कैसे थे, एज मोल्लम टीचर कैसे थे, क्या क्या खसूसियात थी उनकी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जो की जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। यहाँ तक कोई सवाल किसी बच्चे या बच्ची का है? नॉर्मली 20% जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर पेपर में, और 80% जो है वो आपके सब्जेक्टिव है। जी सर, पाकिस्तान के भी जैसे हमने बात की, इसमें प्री पार्टीशन पोर्शन भी है या सिर्फ पोस्ट पार्टीशन? प्री पार्टीशन कम है, वो अब इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर चला जाता है। पोस्ट पार्टीशन जो है वो मेनली जो है वो वही है। प्री पार्टीशन कम है, अगरचे के है लेकिन कम है। उसके अंदर ओवरऑल पाकिस्तान जो बनने के मामलात हैं, जब बना क्या क्या, सॉरी बनने से पहले मुस्लिम लीग बनी, कैसे बनी, किन हालात में बनी, सर सैयद ने क्या किया, और उसके बाद में क्या रोल प्ले किया आपका शेख अहमद सरहंदी ने ओवरऑल इस्लाम के हवाले से। 1857 से ऑनवर्ड्स 1947 तक के पीरियड में थोड़ी सी चीज़ें उसके बीच में कवर होती हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी पेपर सेटर जो सवाल सेट करता है वो हिस्ट्री से नहीं करता, वो 1947 से लेकर उसके बाद से करता। कोई और सवाल? आगे चलें जी। ये जी ग्रुप्स है, 200 नंबर का एक पेपर आप इसमें से चुनना चाहें तो चुन सकते हैं। कोई है जो इसमें से कोई चुनना चाहे? आप चुनना चाहेंगे क्या? आप इसमें से IR के लिए जाएंगे, और आप लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए जाएंगे। नॉर्मली यही जो है वो चीज चुनी जाती है। ग्रुप 2 इसमें से कोई चुनना चाहेगा? ये साइंस सब्जेक्ट्स हैं। आप क्या चाहेंगे? आप ये चुनना चाहेंगे। और कोई जी? आप फिजिक्स चुनना चाहेंगे। अच्छा, आप मैथ चुनना चाहेंगे, ठीक है जी। ग्रुप 3 इसमें से कोई चुनना चाहेगा बच्चा? बिजनेस एड है, पब्लिक एड है, गवर्नेंस है, टाउन प्लानिंग है। मैं इसमें से नॉर्मली गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज अच्छे इसने नंबर दिए हैं, तो ये बच्चों को हम रिकमेंड करते हैं और पढ़ाते हैं, ये या पब्लिक एड। ग्रुप 4 हिस्ट्री का पोर्शन है, और इसके बीच में से हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक है, इस्लामिक है, ब्रिटिश है, यूरोपियन है, हिस्ट्री ऑफ USA है। हम हिस्ट्री ऑफ USA करवाते हैं, मतलब मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को। आप यूरोपियन हिस्ट्री पे जाना चाहेंगे, ठीक है। ग्रुप 5 जेंडर स्टडीज है, एनवायरमेंटल है, एग्रीकल्चर है, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू लिटरेचर है। इसमें मैं जेंडर स्टडीज को रिकमेंड करता हूं नॉर्मली बच्चों के लिए इस ग्रुप में। ग्रुप 6 इसमें लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ है, मर्केंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी और फिलोसफी है। मैं जब रिकमेंड करता हूं तो मैं इसमें क्रिमिनोलॉजी को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि रिलेटिवली वो आसान है। वैसे तो आप सब लोग लॉ के हैं, आप लोग क्या रखना चाहेंगे? इंटरनेशनल लॉ, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। ये बेसिकली आपकी अपनी चॉइसेस हैं। 7वां है जी जर्नलिज्म एंड मैस कॉम, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक। इसमें जो लोग रखते हैं ज़्यादा, या मैं जो रखवा रहा होता हूँ, जर्नलिज्म बहुत अच्छा है, सोशियोलॉजी अच्छा है, पंजाबी बहुत अच्छा है। तो ये नॉर्मली हम सब्जेक्ट जो है वो रखवाते और पढ़ाते हैं। कोई सवाल तो नहीं किसी का? या आपने जो 600 पूरे करने हैं, हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। हर ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। कोई और सवाल? जी बेटे, अगर कोई स्किप कर दें, कोई ग्रुप स्किप होगा लाजमी, मतलब अगर आप 200 के 2-3 उठा लें तो पूरा हो गया, स्किप हो गया। सारे ग्रुपों में से नहीं लेना, शर्त है कि आपने 600 नंबर के सब्जेक्ट लेने हैं, नंबर 1, और एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट लेना है, बात खत्म। जिस तरह मर्जी ले लें जी। आगे आएगा। अच्छा सवाल है कि सब्जेक्ट चुनने कैसे हैं, आ गया, यही सवाल आ गया जी। क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते वक्त क्या ख्याल करने हैं आपने? पहला क्या है, आपका रुझान क्या है। हर बच्चे का जो रुझान है वो एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो साइंस में बहुत अच्छे हैं, साइंस सब्जेक्ट्स बड़ा तेजी से पिक हो रहे होते हैं। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर बहुत अच्छे होते हैं,
कुछ ऐसे हैं जो सोशल साइंस में, जिधर आपका रुझान है, जिधर दिल जाता है, जहां पे आपको लगता है कि बगैर तैयारी के भी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं उन सब्जेक्ट्स को, तो आप उन सब्जेक्ट्स को चुनिए। क्लियर? दूसरी चीज क्या है? एक्सटर्नल सपोर्ट। ये क्या है जी? बैरूनी इमदाद। इससे क्या मुराद? वो सब्जेक्ट चुने जिसमें आपको कोई हेल्प करने वाला मिल जाए, जो किसी जगह एकेडमी में पढ़ाया जा रहा हो, जिसमें भाई के नोट्स बने हुए हों। जैसे मैं जब सीएसएस की तैयारी कर रहा था, भाई उसको जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, छोटा भाई जो मेरा, और अभी जज बना नहीं था, लेकिन लॉ तो सारा उसने किया हुआ था। तो फिर मैंने उसको कहा कि यार एक सब्जेक्ट में मुझे पढ़ाना है, लॉ का कौन सा पढ़ाएगा? तो फिर हमने मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस जो है एंड इस्लामिक लॉ, ये मैंने रखा कि जी मैं मुस्लिम लॉ से पढ़ूंगा। तो फिर मैंने मुस्लिम लॉ से पढ़ा। तब तक मैंने लॉ नहीं किया था, बाद में मैंने खुद भी लॉ कर लिया। आई वॉज डायरेक्टर एंटी करप्शन, जब मुझे लगा कि मुझे लॉ करना चाहिए। फिर मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से प्राइवेटली लॉ किया, और टॉप की यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर भाई की सपोर्ट अवेलेबल थी, तो फिर मैंने क्या किया? पढ़ लिया, मुस्लिम लॉ पढ़ लिया, एंड आई स्कोर्ड वेल। तो एक्सटर्नल सपोर्ट ये है कि कोई पढ़ाने वाला मिल जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका मटेरियल बहुत औखे होके मिलता है, नहीं मिल रहा होता, ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा, किताबें नाकाफी हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो जिसका इजीली अवेलेबल है आप उसके लिए जाएं। जिसका बहुत मुश्किल से मिलना है तो आप सारा साल जलील हो जाएंगे, यही ढूंढते रहेंगे कि मटेरियल कहां से, इसका कहां से मैं उठाऊं। चौथे नंबर पे क्या है? अवेलेबल। आप ये देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितना लेंथी है और आपके पास कितना टाइम उसके लिए अवेलेबल है। जैसे अगर आप इस टाइम के ऊपर आके आप सोच रहे हैं कि जी एक सब्जेक्ट, 3 माह तो रह गए पेपर में, आपने एक सब्जेक्ट कोई उठाना है, तो अगर आप उठा लेते हैं ऐसा सब्जेक्ट, उर्दू है फर्ज करें, उर्दू इज ए बिट लेंथी सब्जेक्ट, नो, लॉ है वो लेंथी सब्जेक्ट है, आपसे कवर नहीं होगा। इसकी बनिस्बत अगर आप जर्नलिज्म उठा लेते हैं, मैस कम्युनिकेशन, वो रिलेटिवली छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी तैयार हो जाता है। तो आपने अवेलेबल टाइम देखना है कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। उसके बाद क्या है? बैकग्राउंड नॉलेज। कोई सब्जेक्ट अगर आप ऐसा है कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, या डिग्री ली हुई है, या शौक से पढ़ा हुआ है, या उसके हवाले से नौ है आपको कि इसमें क्या होता है, कैसी बातें की जाती हैं, तो उसको आप वेटेज दें, उसकी बुनियाद पर रखें। और देन जिस चीज को आप देख रहे होते हैं उसका स्कोरिंग ट्रेंड है। तमाम सब्जेक्ट्स के स्कोरिंग ट्रेंड एक जैसे नहीं होते, और आप स्कोरिंग ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं कि जी कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है। जिस तरह मैं जो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब हमसे, मुझसे, उनको पब्लिक एड पहले पढ़ा रहे थे, पब्लिक एड इस दफ़ा बहुत गंदे उसने नंबर दिए, तो मैंने उनको चेंज करवाया। मैंने कहा नहीं, आप गवर्नेंस रखें, गवर्नेंस ने इस दफ़ा बड़ा अच्छा स्कोर दिया है। पब्लिक एड को 2 साल से 3 साल से मुसलसल पिट रहा था, मेरा ख्याल था इंप्रूव करेगा, उसने नहीं किया, तो अब हम रिस्क नहीं ले रहे, अब बच्चों को गवर्नेंस पे ले गए क्योंकि उसका एक अच्छा ट्रेंड बना है। तो आप स्कोरिंग ट्रेंड देखते हैं कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, जिसके बीच में रीजनेबल है, मार्क्स दे रहे हैं, आप उसकी तरफ चले जाते हैं। एट टाइम्स आप कभी उसको, ऐसा भी होता है कि आप उसको कैच नहीं कर पाते, एक साल वो है, दूसरे साल वो है, लेकिन स्टिल आपने एक चार्ट जरूर बनाना होता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो रिलेटिवली एक स्टेबल चीज शो कर रहा है। जो सब्जेक्ट बंदर की तरह छलांगे लगाता है ना, कभी यूं है, कभी यूं है, फिर यूं है, फिर यूं है, उसको नहीं लेना चाहिए, वो रिस्की है बहुत ज्यादा। जो रिलेटिवली स्टेबल चीज आपको शो कर रहा है, रिलेटिवली कि अच्छे नंबर दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा नीचे गिरा नहीं रहा, वो बेहतर होता है। मैं इस पॉइंट को मुकम्मल करूं। देन स्कोप ऑफ सिलेबस, सिलेबस कितना उसका वसी और जामे है, ठीक है, कितना बड़ा है, क्या स्कोप, क्या सिलेबस ऐसा है कि वो मटेरियल में से आ जाता है, या उसका सिलेबस ऐसा है कि सिलेबस साइड पे रह जाता है और वो सवाल कुछ और कर रहा होता है। तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं। एक और इसमें सब्जेक्ट चुनने का बहुत आसान वे ही होता है कि आप किसी टीचर से, रहनुमाई करने वाले से, जो इस प्रोसेस से गुजरा है, आप उससे पूछ लें, अल्टीमेटली वो आपको इन्हीं की बुनियाद के ऊपर आपको बता देगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नॉर्मली आईआर और पोल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो रखे जाते हैं, इन दोनों में से कोई एक रखना होता है। तो मैं रिकमेंड कर रहा होता हूं पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हम बच्चों को वो पढ़ा रहे होते हैं। हिस्ट्रीज में यूएस हिस्ट्री की तरफ हम रिकमेंड कर रहे होते हैं, ऐसी जेंडर स्टडीज की तरफ हम रिकमेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे गवर्नेंस की तरफ हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि आप इसको रख लें। यहां पे सवाल, जो आपका सवाल ले लेते हैं। सर, इसमें
कौन सा कोई फार्मूला है कि जिससे पता चले स्कोरिंग ट्रेंड में ये क्लियर किया है या एफपीएससी कोई पुलिस नहीं, सवाल है बच्चे का कि कैसे पता चलता है कि स्कोरिंग ट्रेंड में कैसा जा रहा है। अब पास पेपर देख रहे होते हैं ना, रिजल्ट आ जाता है। मसलन जो बच्चे फेल हुए हैं उन्होंने अपने रिजल्ट कार्ड शेयर करने शुरू कर दिए हैं कि जी हमारे इतने इतने नंबर आए, वो इजीली नेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं। आप उन नंबरों से पढ़ रहे होते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट मार दे रहा है और कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपको कामयाब कर रहा है। सवाल इनका ये था कि ये कैसे पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर दे रहा है। और सवाल जी। सर आपने हिस्ट्री ऑफ यूएसए की बात की है, तो अगर हम उसका स्कोरिंग ट्रेंड और स्कोप ऑफ सिलेबस देखें तो ये जो भी लास्ट टाइम रिजल्ट आया तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे फेल थे कंपैरेटिवली लास्ट टाइम के इसमें, तो उसमें स्कोरिंग ट्रेंड भी एक तो उसमें भी चेंज आया और स्कोप ऑफ सिलेबस क्योंकि उसका जो लास्ट टाइम हमने पेपर देखा था वो सिलेबस से थोड़ा मतलब घुमा फिरा के जिस तरह क्वेश्चन पूछे तो वो इस टाइप का था। एक्चुअली यार हिस्ट्री ऑफ यूएसए और बड़ी जगहों पर आपको हेल्प कर रही होती है। हिस्ट्री ऑफ यूएसए के हवाले से उन्होंने सवाल किया, एक दो सब्जेक्ट ऐसे होते ही हैं कि जिनके बीच में आपने थोड़ा मतलब जाना होता है चीज़ों के साथ, आपको रिस्क लेना पड़ रहा होता है। अगर आपको लगता है कि ये हिस्ट्री ऑफ यूएसए, क्योंकि यूएसए को पढ़ना आपको करंट अफेयर के अंदर भी हेल्प दे रहा होता है। यूएसए एक चीज़ है, ठीक है। आप जब करंट अफेयर्स के में उसको देखते हैं, पाकिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से देखते हैं, तो बैकग्राउंड में चीज़ें होती हैं तो वो आपको हेल्पफुल होता है किसी न किसी अंदाज में। बाकी हिस्ट्री सारी ही नॉर्मली इसी ट्रेंड की हामिल हैं जो आपने बताया। कोई और सवाल किसी का था शायद? जी बेटे। मैथमेटिक्स के दो सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल में, तो इनका बेसिकली क्या ट्रेंड है, कितने लोग इस तरफ जाते हैं? साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं ओवरऑल, जिस तरह मैंने छोटा भाई और भाई का ब्रदर इन लॉ, इन दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, मैं दोनों को फिजिक्स रखवाई और दोनों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप साइंस सब्जेक्ट रख लें। अगर आपकी अच्छी कमांड नहीं है तो आप अवॉइड करें, फिर मत रखें। जी सर इसका तो आपने थोड़ा जवाब दिया, लेकिन ये हिस्ट्री जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसमें एक इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर और दूसरा इंडो पाकिस्तान की, एज कम्पेयर टू उसके यूएसए का जो है ना, तो ये मतलब और अच्छा यार, बात ये है, बात भला क्या है, आपके सामने ये पूछ रहे हैं, ये कंपेयर करना चाह रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री को, हिस्ट्री ऑफ यूएसए को यूरोपियन हिस्ट्री के साथ। भाई ये आपका अपना डिसीजन है। अगर आपका एनालिसिस करने का तरीका और होगा, मेरा और होगा, इनका और होगा, इनका और होगा। आपके लिए एक चीज आसान और मुश्किल आपके नॉलेज की बुनियाद के ऊपर है, मेरे लिए कोई चीज आसान या मुश्किल मेरे नॉलेज की बुनियाद के ऊपर है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो इस्लामियात है इंडो पाकिस्तान, ये और टेस्ट में भी मतलब बहुत सारी चीजों में हमें, तो फिर आप इसको रखें, अगर आपको ये लगता है कि ये इस हवाले से फायदेमंद है, इसको रख लें। इसके ऊपर दलाइल नहीं है। सब्जेक्ट्स का आपस में आप ऐसे कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकेंगे। हर सब्जेक्ट किसी ना किसी हवाले से फायदा दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आप इंडो पाक हिस्ट्री रखेंगे या इस्लामिक हिस्ट्री रखेंगे और आपको वो किसी और अंदाज में फायदा देगी, गो हैड विद इट, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपका रुझान उस तरफ है, मेरा रुझान नहीं है, मुझे नाम ही याद नहीं, तो मैं नहीं रखूंगा। अब बात तो समझ रहे हैं ना? आपने किसी चीज को जो वेटेज देनी है वो अपने लिहाज से सोच के देनी है। इसके ऊपर आप किसी दूसरे बंदे के साथ आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते। आर्गुमेंट्स हर बंदे ने अपने लिहाज से करने होते हैं। 6-7 इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिए, इन चीजों को मद्देनजर रख लें। इनको मद्देनजर रख के अगर आपको लगता है कि कुछ ये करना है तो उसके ऊपर चले जाएं। जिस तरह मैं आपको बताऊं, मैंने हिस्ट्री ऑफ ना यूएसए पढ़ी है ना इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, सीएसएस करना शुरू किया, तो मैंने रख ली इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री मैंने रख ली, उसको पढ़ना शुरू किया। दरमियान में जाके मुझे लगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होगी। उसी साल जो रिजल्ट आया उसमें नंबर भी बहुत कम आए। मैंने किसी सीनियर से मशवरा किया और मोटरवे पुलिस से मेरे कुलीग थे, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हैं, मियाँ अजमत, उन्होंने मुझे गाइड भी बड़ा किया। मैंने उनको बताया कि यार ये सूरत हाल है, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप यूं करें, इसको छोड़ दें। जून था, मतलब मैं फरवरी से पढ़ के जून तक आ गया हुआ था। उन्होंने कहा छोड़ दें, सब्जेक्ट चेंज कर लें, रिस्क ना लें। मैंने उसको छोड़ा, मैंने जर्नलिज्म ले ली। और मतलब वो 200 नंबर की थी हिस्ट्री उस वक्त, तो मैंने एक जर्नलिज्म रखी और फिर दूसरा फिर मुस्लिम लॉ रखा, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई की मदद से मैंने उसको किया, और दोनों में मेरे अच्छे जो है वो नंबर आ गए। बेटा ये डिसीजन, ये फैसला ये आपने खुद करना है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि 3 खाने मैं आपके सामने रखूं और पूछूं सेब अच्छा है कि आम अच्छा है या अंगूर अच्छा है, और फिर दलाइल हम देने शुरू करें कि सेब का ये फायदा है, आम का ये फायदा, अंगूर का ये फायदा, तो हम सिर्फ टाइम जाया कर रहे होंगे। आपकी सोचने का अंदाज और है, मेरा सोचने का अंदाज और है।
तो हमने अपने अपने सोचने के अंदाज से सोचना है, चीजें सिर्फ ये मद्देनजर रखनी है। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सीएसएस के साथ कोई लेना देना है? नहीं, नहीं। सीएसएस का आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपके बीए है, एमए है, पीएचडी है, एमएससी है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये मैटर नहीं करती चीज। मैटर क्या करती है कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं रिटन में, आप कैसा परफॉर्म करते हैं इंटरव्यू में। आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, वो आपको हेल्प दे सकती है आपकी प्रेपरेशन में और आपकी परफॉर्मेंस में, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर एग्जामिनर ये फैसला नहीं करेगा या इंटरव्यूअर ये फैसला नहीं करेगा कि इस बच्चे को हमने सीएसपी बनाना है कि नहीं बनाना, कि ये इंजीनियर है इसको बना लो या रख दो, ये डॉक्टर है इसको रख लो या इसको निकाल दो। इंटरव्यूअर इस बुनियाद पे फैसला नहीं करेगा। इस बुनियाद के ऊपर आपके पेपर अच्छा या बुरे हो सकते हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा या बुरा हो सकता है। क्लियर जी? टाइम रिक्वायर्ड फॉर सीएसएस प्रेपरेशन, कितना टाइम, अंदाजन कितना टाइम चाहिए आपके ख्याल में? 1 साल। देखिए आप लोग 1 साल कम से कम जो है वो जहन में रखें। 6 माह, 4 माह, 5 माह, ये समझें कि ये मिथ्स हैं, झूठ है। सीएसएस की तैयारी नहीं होती, ओरिएंटेशन हो जाती है। जो मुख्तलिफ एकेडमीज वाले कहते हैं 2 माह का सेशन, 3 माह का, वो एक ओरिएंटेशन बेसिकली दे रहे होते हैं, आपको पूरे सिलेबस में से गुजार देते हैं। अगर अच्छे तरीके से कोई गुजारना चाहे तो आपको आइडिया दे देते हैं कि यार इस सब्जेक्ट में ये चीजें हैं और इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन तैयारी जिसको हम कहें कि तैयारी करने के बाद, तैयारी तो आपने खुद करनी है ना। आप जा रहे हैं एकेडमी में, कोई आपको नोट्स पकड़ा दे और कहे जी कि ये इतने मोटे नोट्स हैं, आप उसको तैयार कर लें करंट अफेयर्स के, तो नोट्स पकड़ाने में तो उसको 5 मिनट लगे हैं, तो तैयार कैसे करने हैं भाई? तैयार करना जो है वो तो उसमें शामिल नहीं है ना। तो ये कम से कम आपने जो टाइम पीरियड अपने जहन में रखना है वो एवरेजली 1 साल का रखना है, 1 साल का। अच्छा, फिर ये चीजें किस चीज पर डिपेंड करती हैं? ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है ओवरऑल टाइम कितना है। पहला फैक्टर क्या है? स्टार्टिंग लेवल। क्या आपका एवरेज टाइम मैंने आपको बता दिया 1 साल। अब ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग लेवल जिनका नेगेटिव में होता है। मसलन सीएसएस में आने के लिए ये तो समझा जाता है ना कि आपकी अंग्रेजी इस लेवल की होगी कि आप ग्रेजुएट हैं। कुछ बच्चों की उस लेवल की भी नहीं होती, तो उसका मतलब है कि उनको 1 साल से ज्यादा टाइम चाहिए। बात को समझ गए? आप जब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आप किस लेवल पे थे, ये चीज मैटर करती है, ये चीज रोल प्ले करती है। दूसरे नंबर पे आपकी डेली रूटीन क्या है? 1 साल की तैयारी तब है अगर आप डेली को 6 से 8 घंटे दे सकते हैं। जो बच्चे 6 से 8 घंटे नहीं दे सकते उनके लिए टाइम ज्यादा है, उनको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। देन आपकी कंसंट्रेशन एंड फोकस क्या है? कुछ बच्चे ऐसे हैं किताब लेके बैठे रहें 2 घंटे में एक साल उनका जो है वो भी नहीं हो रहा होता, ध्यान कहीं और चला जाता है, कुछ और सोचते रहते हैं। बत्ती वाली गाड़ी कैसी होगी जिसके बीच में मैं बैठूंगा, ऐसी प्लानिंग करते रहते हैं। कौन से रिश्तेदार के घर पहले जाना है और जलाना है उसको। हम सब ऐसा है ना, ध्यान कहीं और चला गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं 15 मिनट पढ़ा, सवाल कर लिया। तो जिनका फोकस नहीं टिक रहा उनका पीरियड फिर ज्यादा है, वो फिर 1 साल से ज्यादा उनको लग सकता है। एक्सटर्नल हेल्प और असिस्टेंस, इसने बहुत अहम रोल प्ले करना है। अगर आपको ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल है, तो आपका टाइम 1 साल से कम भी हो सकता है, और अगर ये अच्छी अवेलेबल नहीं है तो आपका टाइम 1 साल से ज्यादा हो सकता है। एक्सटर्नल हेल्प, ये टीचर पढ़ाने वाला, दोस्त पढ़ाने वाला, कोई नोट्स बना के दे देने वाला, किसी के बने हुए नोट्स अवेलेबल हो जाना। एक्सटर्नल हेल्प और असिस्टेंस से मुराद ये है मटेरियल देने वाला, पढ़ाने वाला। मैं आपको पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप पढ़ाना शुरू करूं, आप खुद अगर ढूंढना शुरू करें, कम से कम आपके 2 दिन लगें। अगर आपने पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप करने हैं 1947 से शुरू करेंगे, क्या क्या इशू थे, दरमियान में क्या हुआ, इंडिया की जब जंग हो गई चाइना के साथ 1962 में, उसके बाद क्या हुआ, 65 के अंदर क्या हुआ था, मुआहदा ताशकंद क्या था, 71 के अंदर क्या हुआ, फिर धमाके हुए 74 में, उसके तो फिर क्या हुआ, 80s के अंदर कैसे रिलेशनशिप थे, 90 में हमारे उनसे कैसे रिलेशनशिप थे, अचानक कारगिल की वॉर कैसे शुरू हो गई, उसके बाद में फिर वाजपेयी आया तो लाहौर समिट हुई, लाहौर समिट खैर पहले हुई, कारगिल की वॉर उसके बाद में हुई, धमाके पहले हुए 98 के,
फिर उसके बाद में लाहौर समिट हुई, फिर उसके बाद में कारगिल वॉर हुई, परवेज मुशर्रफ के आने के बाद में क्या हुआ, 9/11 के बाद में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ था कि पार्लियामेंट पे हमला हो गया और आपकी सारी फौजें 2001 से 2002 तक बॉर्डर के ऊपर जो है वो खड़ी रही। 2003-4 के अंदर क्यों वाजपेयी और मुशर्रफ ने फैसला किया था कि हम एक दूसरे के दोबारा करीब आएंगे। 2008 में दोबारा जब मुंबई अटैक्स हो गए तो उसके बाद में रिलेशनशिप कहां से कहां गया। ये पूरी कहानी है। आप करेंगे कम से कम 2 दिन लगेंगे, मैं पढ़ाऊंगा 2 घंटे में हो जाएगा। अब बात तो समझ रहे हैं ना, ये एक एक्सटर्नल हेल्प है। पढ़ाने वाला अवेलेबल है तो उसने टाइम लगाया हुआ है, वो कहानी की तरह लिखवाता जाएगा, आप नोट करते जाएंगे, स्केच बन जाएगा। ये अच्छा ओके, इनका सवाल ये है ज़िम्नन के जी अगर हमने अपने अंदर, अच्छा यूं करते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेते हैं, पहले एक दफा मैं गुफ्तगू खत्म कर लूं और फिर उसके बाद हम कर लेते हैं। अच्छा ओके, स्लाइड से मुतलका कोई चीज हो तो वो आप फौरन पूछते जाइएगा। टाइम रिक्वायर्ड पे हमने बात कर ली। CSS एंड एकेडमी जरूरी है, हेल्पफुल है, जरूरी नहीं। हेल्पफुल है, एकेडमी जाना जरूरी नहीं है, मददगार है। कोई भी अच्छी एकेडमी हो, कोई भी अच्छी एकेडमी हो, आपको वो किसी न किसी हवाले से असिस्टेंस और हेल्प जरूर प्रोवाइड कर देती है। मटेरियल की सूरत में, गाइडेंस की सूरत में, कुछ 4 कुलीग्स आप मिल जाते हैं, ग्रुप बन जाता है बच्चों का, शेयरिंग ऑफ आइडियाज होने लग पड़ती है, बेहतर है। जरूरी नहीं है आप खुद से करना चाहें खुद से कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रास्ता जो है वो लंबा होता है। लेकिन इस चीज में कभी ना सोचिएगा कि 4 महीने में एकेडमी जाएंगे तो CSS हो जाएगा, ये गलत है। अच्छा जी, पेक्यूलियर डायरेक्शंस जो मैं आपको देना चाह रहा हूं CSS के हवाले से, सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है। ये 3-4 किताबों के नाम हैं, अगर आप लें तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर है प्रोफेसर आफ्ताब की, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है बाय रैन एंड मार्टन, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश बाय सादत अली शाह, और प्रेसी राइटिंग की किताब है बाय R ढिल्लू, रोमियो ढिल्लू। ठीक है जी। मेरा एक YouTube चैनल css.com के नाम से भी है, उसके ऊपर भी बेशुमार वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं CSS के हवाले से, उसको देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल वो भी साबित हो सकती हैं अगर मैं बताना भूल जाऊं तो। पहले नंबर पे क्या चीज मैंने आपको बताई, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आप अपना काम करें। इंग्लिश ग्रामर से मुराद ये कि आपको दुरुस्त इंग्लिश लिखनी आती हो। दूसरे नंबर पे डॉन अखबार जो है इसको पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें। और डॉन अखबार में आपने क्या पढ़ना है, इसका फ्रंट पेज, उसके बाद में इसके सफा नंबर 10, 11, 12, ये 3 पेजेस हैं जो कि इंटरनेशनल न्यूज के हवाले से होते हैं। और फिर सफा नंबर 6 पे ओपिनियन एंड एडिटोरियल्स हैं, इसके ऊपर से कम एडिटोरियल आपने जरूर पढ़ने हैं डॉन के। इससे आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा, पता चलता रहेगा, और इसी की मदद से आपकी अंग्रेजी जो है वो दुरुस्त होती रहेगी। उसके बाद में ऑप्शनल प्रेपरेशन के ऊपर आपने जो काम स्टार्ट करना है बिल्कुल शुरू से शुरू कर दें। जब आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, फरवरी से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्शनल के ऊपर काम करना शुरू कर दें। लेकिन याद रखें कि सारे ऑप्शनल पर एक साथ काम करना जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे 4 महीने यही सोचते रहते हैं हमने ऑप्शनल रखने कौन से हैं, पढ़ते कुछ नहीं है, रखने कौन से। एक दोस्त के पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, उसको दलील दे रहे होंगे, उसको कन्विंस कर रहे होंगे, दही बल्ले बैठ के खा रहे होंगे और यही सोच रहे होंगे ऑप्शनल कौन से रखूं, यार मैं ये नहीं, ये रख लेता हूं। भाई जो रख लिया है उसको पढ़ लो, उसको तैयार करो, जब वो तैयार हो जाए फिर दूसरे का सोच लेना। जो 2-3 रख लिए उस पर काम करना शुरू कर दो। CSS बातों से नहीं होता, मशवरों से नहीं होता, डिस्कशन से नहीं होता, किस तरह होता है, काम से। जमीन पे बैठ जाओ, तैयारी करनी शुरू कर दो। जमीन पे बैठने का मैं इसलिए कहता हूं कि जिस टाइम पे हम पड़े हुए हैं उस टाइम पे रिवाज ये था कि चटाई पे बैठ के, जमीन पे बैठ के नींद नहीं आती ना, तो जमीन पे बैठ के पढ़ें, इल्म जमीन पे बैठ के हासिल होता है। तो इस तरीके से पढ़ जाएं किताबों को। ऑप्शनल प्रेपरेशन की 3 टिप्स हैं। सबसे पहले कि सिलेक्शन की वजह से डिले मत करें, जो सब्जेक्ट चुन लिया है उसके पीछे पड़ जाएं। नंबर 2, सब्जेक्ट चुनने से पहले अच्छी तरह गौर करें। नंबर 3, नथिंग रॉन्ग विद सब्जेक्ट चेंज इन द मिड। जिस तरह मैंने किया था, दरमियान में आके पता चला कि गलती हो गई है तो क्या करना चाहिए, चेंज कर लें। गलती के साथ चिपकना नहीं है, इम्तिहान में जलील करवाएगा। जहां पता चला कि यार गलत सब्जेक्ट चुन बैठा हूं, गलती हो गई है, एडमिट करें,
ज्यादा मेहनत करें, उसको कवर कर लें। क्लियर जी? आपने जो उस सब्जेक्ट में पढ़ा है वो इल्म जाया नहीं जाएगा, वो किसी ना किसी हवाले से आपको काम दे रहा होगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, नया सब्जेक्ट तैयार करना शुरू कर दें। उसके बाद में प्रेपरेशन की स्टेजेस का आपको पता होना चाहिए। प्रेपरेशन की स्टेजेस क्या है? 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। स्टेज 1 क्या है? प्लानिंग। आप पहले प्लान करते हैं कि आपने क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये चीजें, व्हाट इज टू बी स्टडीड, फ्रॉम वेयर टू बी स्टडीड, एंड हाउ मच डिटेल टू बी स्टडीड। क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितनी गहराई में पढ़ना है। सबसे पहले तो ये कि सीएसएस के बीच में सिलेबस में बेशुमार चीजें गिवन होती हैं, वो सारी नहीं पढ़नी होती, सारी नहीं पढ़नी। आप सिलेक्ट करते हैं कि यार मैंने अपनी फर्ज करी इस्लामियात पढ़नी है, तो मैंने ये टॉपिक तैयार करने हैं। पहला स्टेज ये है। दूसरे नंबर पे आप ये देखते हैं कि इसका मटेरियल मुझे कहां से मिलेगा, और मटेरियल कभी भी एक सोर्स से नहीं मिलता, नहीं मिलता। जितना भी बेस्ट सोर्स होगा एक से नहीं मिलेगा। आपको अपनी कुछ चीजें तैयार करनी पड़ेंगी जो दूसरे बच्चे के पास ना हो। एक सोर्स तो सारों के पास होगा, तो आप नोट्स भी देखेंगे, किताबें भी देखेंगे, साइट्स भी देखेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे कि मैंने यार यहां 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 जाना है। और तीसरी चीज ये कि सारे सवालों को एक जितना तैयार नहीं करते। कुछ सवाल होंगे जिनको आप ए कैटेगरी में तैयार करेंगे। ए कैटेगरी से मुराद बेस्ट, जिनके बारे में उम्मीद है कि ये आएंगे, पूछे जाते हैं। और वो कैसे पता चलता है? पास पेपर से। उसका एनालिसिस करें कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक कितनी दफा रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनको बी कैटेगरी में करेंगे, कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ आप टच करेंगे, एक दफा गो थ्रू कर लेंगे कि यार सवाल आ गया तो मुझे पता हो कि यार ये बला है, मैं खुद ही गप्पे मार मुर के लिख लूंगा। कुछ ना करने से कुछ होना बेहतर है, दैट्स इट। तो ये पहला पोर्शन क्या है? प्लानिंग। पहला पोर्शन है प्लानिंग का। दूसरा पोर्शन क्या है? आप मटेरियल कलेक्ट करते हैं, और कहां से करते हैं? इन तमाम जगहों से, इंटरनेट से, किताबों से, नोट्स से, न्यूज़पेपर से, जहां जहां से जो कुछ मिले आप उसको ले लेते हैं। और तीसरा क्या है? मटेरियल की एप्लीकेशन। आप क्या करते हैं? टेस्ट देते हैं। सवाल तैयार हो गया, अब उस मटेरियल को जो आपने भर लिया है, फर्ज करें जहाद पे सवाल है, आपने तैयार कर लिया, मटेरियल है, आयात भी हैं, हदीसें भी आपके पास मौजूद हैं, कॉन्सेप्ट भी बन गया। अब पेपर में वैसे तो नहीं सवाल आएगा जैसे आप तैयार करके गए हैं, वो तो एक पेपर में एक तरह का है, दूसरे में दूसरी तरह का। अब आपने उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, वो तैयारी कैसे होगी? प्रैक्टिस से। जंग है, जंग, मैंने जंग करनी है किसी मुल्क से। पहली स्टेज क्या है कि मैं प्लान करूंगा कि मुझे हथियार कौन सा चाहिए, लिख लिया, तलवार चाहिए, तीर चाहिए, ये गन चाहिए, ये गन चाहिए। मैंने सोच लिया कि मुझे ये चीजें लेनी है, जर्मनी से ये गन मंगवाऊंगा, रशिया से ये गन मंगवाऊंगा, ये मिसाइल। क्लियर है जी? दूसरी स्टेज क्या है? इकट्ठा करना है, वेपन्स को, गनों को मंगवाना है, इकट्ठा कर लिया, ला के रख लिया। और जब ला के रख लिया तो जंग खुद ब खुद जीत जाऊंगा। तीसरी स्टेज में मुझे क्या करना है? उनको चलाने की प्रैक्टिस करनी है कि दुश्मन यहां से आया तो मैं कैसे मारूंगा, यहां से आया तो मैं कैसे मारूंगा, टैंक आए तो क्या करूं। क्लियर है ना? सीएसएस भी इसी तरीके से होता है। बच्चे क्या करते हैं? इन 3 स्टेजेस में से कितनी स्टेजेस पे काम करते हैं? सिर्फ दूसरी पे। मटेरियल, वो अन्नेवा आंखें बंद करके अंधाधुंध मटेरियल के पीछे पड़ जाते हैं। किताब लाएंगे, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, ढूंढना शुरू कर देंगे। भाई देख तो लो सर, बड़ी तैयारी अच्छी हो रही है, अच्छा माशाल्लाह, मैंने इस्लाम के अंदर औरतों के हकूक पर 3 किताबें पढ़ ली। ओ भाई, आधे घंटे का सवाल आएगा, एक सवाल आएगा, अगर आ भी गया, आपने 30 मिनट्स में इसके ऊपर लिखना है। आपने जो 3 किताबें पढ़ी, लिखोगे कैसे? आप बात को समझे हो ना? तो आपने तो बेड़ा गर्क कर लिया टाइम का। आपको तो उतना मटेरियल इकट्ठा करना चाहिए था कि आप 30 मिनट्स में प्रोड्यूस कर दो उसको, बात खत्म, बाकी टाइम किसी और चीज के ऊपर लगाओ। ठीक है, तो बच्चे सिर्फ दूसरी चीज पे आते हैं। इन तीनों चीजों की एक जैसी अहमियत, और इनफैक्ट तीसरी स्टेज की ज्यादा अहमियत है। आगे चलें। सीएसएस के हवाले से मिथ्स एंड रियलिटीज। पहली मिथ क्या है? एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। नहीं रिक्वायर्ड। एक आम
समझदार बाअकल जी शऊर आदमी CSS कर सकता है, बोंगा ना हो, बेवकूफ ना हो। वो बंदा जिसको 8, 10, 12 चीजें घर वाले कहें, लिख के दें कि यार ये चीजें लेके आनी है, पैसे दें, वो ला सकता है। अगर इतना अकल फहम शऊर है तो वो CSS भी कर सकता है, बस इतना ही चाहिए। मेरी बात को समझ गया है ना? कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। नंबर 2, इट्स समथिंग फैमिली बिजनेस। जिसके रिश्तेदार CSP हैं वही CSP बनते हैं, कोई लिंक चाहिए फलान जगह पे नहीं है, बहुत बड़े झूठ हैं। CSS PMS, पर्टिकुलरली CSS ईमानदार तरीन इम्तिहानों में से एक है अभी पाकिस्तान के। ट्रांसपेरेंट तरीन, शफाफ तरीन इम्तिहान है। अगर किसी का भाई बहन है तो वो हेल्प मिल जाती है, जैसे मेरे भाइयों को मिल गई, मेरी सिस्टर को मिल गई। अगर है तो हेल्प मिल जाएगी, ये बात सच्ची है। लेकिन ये नहीं कि वो किसी को कोई मदद कर सके इम्तिहान में जाके या कोई रेफरेंस यूज कर सके। इट नेवर हैपन्स। नंबर 3 मिथ क्या है कि कोई अप्रोच और करप्शन नहीं चलती। भाई कोई अप्रोच नहीं, कोई करप्शन नहीं। ये किसी जगह पे हो जाए कि जी कमरा इम्तिहान में कोई नकल लग गई, साथ वाले से पूछ लिया, वो हर जगह होता है। लेकिन उसकी वजह से जो लोग कर रहे होते हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहे होते, क्योंकि CSS इस तरह का इम्तिहान है कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का कि एक सवाल आपने अच्छा कर भी लिया तो आप 10 जगह आपके ऊपर गंदे हैं तो पकड़े जाएंगे कि आप गंदे हैं, आप गिर जाएंगे। कोई 1-2 सवाल अच्छे करके आप CSP नहीं बन सकते। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है ड्यूरिंग द प्रेपरेशन पीरियड। सच्ची बात है, कुछ हद तक जरूरी है। आपने 8 घंटे पढ़ना है, इतनी की जरूरी है कि आपने 8 घंटे पढ़ना है। इतना अपने आप को आपने तनहा करना है कि आपको आपकी पढ़ाई का टाइम जो है वो डिस्टर्ब ना हो। कमरे में बंद करना अपने आप को जरूरी नहीं है, लेकिन फासला इतना जरूर कर लें। और मैं जो बच्चे रहनुमाई के लिए आते हैं मैं उन्हें कहता हूं कि फेसबुक और वो क्या है इंस्टाग्राम और इस तरह की चीजें इनसे दूर हो जाएं वक्ती तौर पर। वो टाइम ईटर हैं, टाइम खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आप स्क्रोलिंग करते 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 टाइम का बेड़ा गर्क करी जाते हैं। खत्म कर दें, डीएक्टिवेट कर दें, अपने अकाउंट्स खत्म कर दें CSS के लिए 1 साल के लिए। उसके बाद फिर दुनिया देखेगी आपको इंशाल्लाह। अगला मिथ है कि 4 महीने का टास्क है। नहीं होता भाई 4 महीने में, 4 महीने का टास्क नहीं है। लेकिन एक बात और है इसमें, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे CSS करेंगे आप में से ही इंशाल्लाह, लेकिन जब कोई इंटरव्यू ले रहा होगा तो वो कभी भी नहीं मानेंगे कि वो 1 साल पढ़ा है उन्होंने, या 1.5 साल पढ़ा है, या 2 साल पढ़ा है। ये एक बीमारी है कॉमन, हमने भी देखी अपने कोलीग्स में, अपने जूनियर्स में भी। जिन बच्चों को हमें पता था कि यार ये 2 साल इन्होंने पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया है इसको, जब किसी ने पूछा कि कितना पढ़ा है तो उन्होंने कहा वो बस CSS करना तो नहीं था। अचानक मम्मा ने कहा कि तुम फारग रहती हो CSS ही कर लो, तो मैंने कहा मम्मा अब तो सिर्फ 4 माह रह गए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कर लो, तो मैंने CSS में अप्लाई कर दिया और हो गया। लड़के भी ऐसे, इट्स नॉट अबाउट बच्चियां ओनली, बच्चे भी ऐसे कि मुझे किसी दोस्त ने कहा तू CSS क्यों नहीं कर लेता यार, तू फारग बैठा रहता है। मैंने कहा ओके आई डू इट डूड, तो मैं कर लिया। नहीं आता यार, झूठ है, ठीक है। तो ये 4 माह वाली गेम नहीं है। इस तरह के आपने अखबारी जो बयानात हैं इन पर यकीन नहीं करना। टू मच रीडिंग नीडेड नहीं, बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं चाहिए, आपको फोकस्ड रीडिंग चाहिए। फोकस्ड रह के आपने पढ़ना है, क्योंकि जो चीजें इम्तिहान में आनी है ये बड़ा क्या कहना चाहिए, एक बड़ा कारोबारी किस्म का एक आपकी अप्रोच होनी चाहिए। कारोबारी टाइम वहां इन्वेस्ट करना है जहां से रिटर्न आए, रिवॉर्ड आए। अदरवाइज आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। जितने ज्यादा आप इस हवाले से कारोबारी जहन के मालिक होंगे उतना ही ज्यादा आप आगे जा सकेंगे। प्रेपरेशन विदाउट अनाउंसमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेपरेशन को जब आप करने लगे तो बताना नहीं चाहिए। क्या ख्याल है, रिश्तेदारों को बताना चाहिए कि नहीं? नहीं बताना चाहिए। मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। जब मैंने CSS की तैयारी शुरू की तो यही कहते थे कि यार CSS के हवाले से किसी को ना बताओ, जब कर जाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन मैंने इसके उलट किया। मैंने कुछ सिचुएशन इस तरह की थी कि मैंने सबको बता दिया, ऐलान कर दिया कि भाई मैं जा रहा हूं CSS करके। तो सब ने फिर तवा लगाया जो आसपास थे। उन्होंने कहा कि इसको पता तो है नहीं CSS क्या बला है।
उनमें वो लोग भी थे जो 2-2 दफ़ा फेल हुए थे CSS के बीच में, बड़ी मेहनत के बावजूद। उन्होंने कहा कि जब ठीक है, घोड़ा मैदान में आएगा तो लग पता जाएगा। लेकिन जितना वो तवा लगाते थे, मैं क्या होता था, उतना ही चार्ज हो रहा होता था, और मुझे उतना ही लगता था कि यार अब बिस्ती ज्यादा है। अब मैंने सारों को बता दिया है, अगर अब ना हुआ तो बिस्ती ज्यादा है, अब ना हुआ तो बेइज्जती ज्यादा है। रिश्तेदारों के घर जाना, अकेले बैठ के पढ़ते रहना, क्या है जी आसिम साहब CSS कर रहे हैं, उन्होंने बातें करनी कि आसिम साहब तो जी हमसे मिलते नहीं, मिलना ही नहीं चाह रहे जी, ये यार वो है जी। उतना ही मैंने मोटिवेटेड होना शुरू कर दिया। तो मेरे लिए इस चीज़ ने पॉजिटिव मुझे एक रिवॉर्ड दिया। मैंने जितनों को बताया, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप बताना चाहे ना बताना चाहे। ओके जी, हमारा जो ओवरऑल टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया, तो जो सवाल और जवाब हैं उसका टाइम अब हुआ चाहता है। जो आपने पूछना है CSS के हवाले से बताइए। जी बेटे, लाउडली पूछना है। अच्छा, इस बच्चे का सवाल यह है कि किस तरीके से फोकस और कंसंट्रेशन को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है। इसके कई तरीके हैं, बंदा थक भी जाता है CSS की तैयारी के दौरान, इसके कई तरीके हैं। मसलन एक तरीका यह है कि आप टाइम बाउंड पढ़ने की बजाय टास्क बाउंड पढ़ें। पहला तरीका टास्क बाउंड ये है, टाइम बाउंड तो ये है कि मैं फैसला कर लूं कि मैंने 2 घंटे इस्लामियात पढ़नी है, ये टाइम बाउंड है। टास्क बाउंड ये है कि मैं फैसला ये कर लूं कि मैंने कल के दिन में ये 6 टॉपिक करने, अब जितनी देर में कर लिए मैंने बस उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा मेरा पूरा दिन छुट्टी फारिग। ये टास्क बाउंड काम है। जब आपको पता होता है कि जी ये टास्क है, मैंने इसको अचीव करना है, तो एट ए टाइम ये चीज आपको फायदा दे रही होती है। फिर बाज़ औक़ात आप उसको पिन भी करते हो। बस मैं ये पिन करता था कि जी ये काम है, मैंने इतनी देर में कर देना है, लो माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब मैं जल्दी जल्दी लगाऊं चीजों को देखने, टाइम भी देख रहा हूं, पूरी तरह मेरा फोकस जो है वो उसके ऊपर आ जाता था। अच्छा, फिर एक तरीका ये होता है कि आप बाज़ औक़ात एक ग्रुप बना लेते हो 2-3-4 बच्चों का, ग्रुप स्टडी, कंबाइंड स्टडी, उससे भी बाज़ औक़ात फोकस डेवलप हो जाता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनका सब मिलके बैठ गए, एक टॉपिक सारों ने अपने सामने रख लिया कि जी इस्लाम में ख़वातीन का क्या स्टेटस है, हम सब ने करना है। टाइम डिसाइड कर लिया कि जी आधा घंटे का टाइम है और सारे इसको आधे घंटे में करके उठेंगे, एक दूसरे को चैलेंज है। तो क्या है, आपने स्पेसिफिक चीज कर ली, आपका माइंड बन गया, एक मैदान में आप उतर गए, कंपटीशन की फिजा एक जो है वो क्रिएट कर लिया आपने। तो इस लिहाज से आप एक फोकस थोड़ा सा जो है वो आप हो जाते हो। इसके अलावा जो चीज फोकस आपका हटाती हैं बेटे, वो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपके आसपास मोबाइल पड़ा होगा, कोई ऐसी चीज होगी जो तवज्जो हटा सकती है, तो तवज्जो बार बार हटाएगी। मोबाइल का पता ही नहीं चलता, बंदा वैसे ही खोलने लग पड़ता है और अचानक उसके अंदर पता चलता है 15 मिनट मैंने इसी में ज़ाया कर दिए हैं। तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी हैं, उनसे दूर हो जाएं। अगर आपको शोर से एलर्जी है तो ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां पे शोर नहीं है। मैं शोर में बैठ के पढ़ा करता था, मुझे ईजी था मेरे लिए, आसपास लोग हों, बैठे हुए हों, कुछ ना कुछ कर रहे हों, तो मुझे बड़ा आसान लगता है चीज़ों को बैठ के देख के पढ़ना। इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कहाँ हैं, क्या है। कुछ लोग ऐसे थे, मेरा एक दोस्त है इस्लामाबाद में आजकल अपना बिजनेस कर रहे, रेहान अदनान, उसके घर के बाहर गली थी, तो एक शॉप सी उसकी थी, तो हम उसके अंदर बैठ के पढ़ा करते थे, साथ आते जाते लोगों को देखा करते थे, साथ पढ़ भी रहे और बड़ा जो है वो फोकस था। तो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से फोकस को मेंटेन रख सकते हैं। कोई और सवाल? यस। मसला ये है कि बहुत लोग होते हैं कि मतलब जो टॉपिक पढ़ लिया या देख लिया, उसको मतलब गो थ्रू कर लिया, तो उनके लेवल में बैठ जाता है और वो हफ्ता 2 हफ्ते तक रहता है या, लेकिन मेरा ऐसा नहीं, मतलब कि मुझे आधे घंटे एक दिन के बाद खत्म कहानी। आपका नाम क्या है? कासिम का सवाल ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो एक दफा टॉपिक पढ़ लें और उनको टॉपिक याद रह जाता है। मेरा रौला यह है कि मैं एक दफा पढ़ लूं तो फिर एक आध दिन याद रहता है, फिर भूल जाता है, मैं क्या करूं? इसके तरीके हैं 2। पहला तरीका है रिवीजन, दूसरा तरीका है पढ़ाएं। सबसे बेस्ट वे है पढ़ाएं। आप जो चीज याद रखना चाहते हैं कि आपको कभी भी ना भूलें, पढ़ाना शुरू कर दें और आप फिर आजमा के देखें। अच्छा, फिर एक और चीज है, CSS की तैयारी का एक बहुत बेस्ट मॉडल यह है कि 4 दोस्त मिले या 5 जो डिटरमिन्ड हों, पढ़ने वाले हों, वो 4-5 दोस्त मिलकर 4-5 टॉपिक कर लें। एक ने एक टॉपिक किया, दूसरे ने दूसरा किया, तीसरे ने तीसरा किया, चौथे ने चौथा, पांचवें ने पांचवा, और सब एक दूसरे को करवाएं। जिसने एक किया वो सारों को करवाए, दूसरे वाला उसको करवाए। इससे क्या होगा, 5 आपने टॉपिक किया, एक होगा, लेकिन तैयार कितने हो जाएंगे? 5।
और जो आपने एक किया होगा पढ़ाने की वजह से वो भी पक्का हो जाएगा। तो जिसको रिटेन करने का प्रॉब्लम है वो रिवीजन करे, बार बार रिवाइज करे और पढ़ाए, उससे चीजें याद रह जाती हैं। कोई और सवाल आपका? सर जिस तरह आपने बताया कि आप मोटर में भी रहे हैं, उसमें आपने जॉब की, तो सीएसएस की तैयारी के दौरान हमें जो पीपीएससी के पेपर आते हैं 15 ग्रेड 16 ग्रेड, हाँ, हमें वो भी देने चाहिए? बच्चे का सवाल ये है कि सीएसएस की तैयारी के दौरान जो ग्रेड 15-16 के पेपर आते हैं देने चाहिए? पेपर देते रहें। अगर आपको फर्ज करें तैयारी नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पेपर दें, क्योंकि इम्तिहान की एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के उन लोगों में उठ बैठ के जो अपने मकसद के लिए सिंसियर हैं, जो सीरियस हैं, एक अटेम्प्ट लेने से आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। तो पेपर जरूर दें, जिसके लिए भी आते हैं पेपर जरूर दें, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई बुराई नहीं है। जब आप एक दफा वैसे सीएसएस पीएमएस की तैयारी कर लेंगे, उसके बाद में ये पेपर आप देंगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगी। मेरे जो स्टूडेंट्स सीएसएस पीएमएस में रह गए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रेड 16, 14, 17 की दूसरी जॉब्स में हो गए उसी तैयारी की बुनियाद के ऊपर। जी जैसे मैं अभी फाइनल ईयर में, तो मेरे पास अगर मैं 25 वाले अटेम्प्ट देना चाहूँ तो एक 1 ईयर 6 मंथ है, तो ये जो अभी 6 मंथ है इसके साथ में स्टडी भी कंटिन्यू, इसमें मैं क्या करूँ कि वो आप तैयारी शुरू करें। बच्चे का सवाल ये है कि मेरे पास 1.5 साल है, मैंने 2025 की अटेम्प्ट लेनी है, मैं क्या करूं? आप रेगुलर तैयारी शुरू करें। 1.5 साल तो बेटे वो पीरियड है ना, ये तो किसी के पास अगर 5 साल हों, 5 साल बाद किसी ने अटेम्प्ट देनी है तो वो इस तरह का सवाल करे कि जी मेरे पास 5 साल है तो मुझे अभी क्या करना चाहिए। आपके पास तो सिर्फ 1.5 साल है, प्रॉपर तैयारी शुरू करें, गाइडलाइन लेनी शुरू करें, क्लासेस ज्वाइन करें और जिस तरह प्रॉपर रिदम के अंदर आके तैयारी शुरू करें। अल्लाह का नाम लें, वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जिन जिन बच्चों ने 2025 की अटेम्प्ट लेनी है अभी से तैयारी शुरू करें, आज से। ये इंतजार ना करें कि फरवरी आएगा और आप किसी टीचर के पास जाएंगे, नहीं, अभी से पढ़ जाएं उसके पीछे, ऑनलाइन क्लासेस लें, फिजिकल क्लासेस लें, जो तरीका हो सकता है करें, पूरा इसके ऊपर डट जाएं और तैयारी शुरू करें। और तैयारी शुरू करने में जो पहली चीज है दैट इज अंग्रेजी, इंग्लिश, वो आपको करनी पड़नी है। ऐसे भी प्रेसी कंपोजिशन वाला पेपर भी, किसी टीचर को पकड़ें, पढ़ना शुरू करें। कोई और सवाल? मेरा एक और सवाल है, जैसे इंग्लिश ऐसे है तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता लिखना, मतलब कैसे मैं अपने इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लिखने की तरफ बनाऊं। बच्चे का आपका नाम क्या है? उवैस। आप उवैस कहते हैं मुझे ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता, क्यों, क्या लगता है जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं? वैसे जो आर्टिकल होता है वो तो ओपिनियन बेस्ड है, तो उसमें मैं अपना ओपिनियन लिख सकता हूँ, अपनी चीजें लिखता हूँ, लेकिन ऐसे जो तो बेसिक नॉलेज बेस होते हैं, तो आपने नहीं बेटे, ऐसे भी ओपिनियन बेस्ड ही है, ऐसे भी ओपिनियन बेस्ड ही है। आप अपनी ओपिनियन को पिन करते हैं नॉलेज के साथ। और एक बात और है, नॉलेज और ओपिनियन कोई अलग-अलग चीज तो नहीं है। आपकी हर ओपिनियन इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज। कोई भी जो आपकी ओपिनियन है वो किसी ना किसी नॉलेज पे बेस कर रही होती है ना, नॉलेज के बगैर तो ओपिनियन हो ही नहीं सकती। मुझे कोई पूछे कि जी ओबामा अच्छी क्रिकेट खेलता है या ट्रंप अच्छी क्रिकेट खेलता है, तो मेरी क्या ओपिनियन होगी? मुझे क्या पता, मेरा नॉलेज ही नहीं उस हवाले से कि वो खेलते भी हैं कि नहीं खेलते, कैसे खेलते हैं। तो जो आपकी ओपिनियन है इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन नॉलेज, ठीक है। और ऐसे लिखने में अगर आपको दुश्वारी है तो उसके लिए सीखें, आसान वे ये है, किसी टीचर से पढ़ें। जिस तरह ये कुर्सी है ना, अगर मैं कहूँ आपको कुर्सी बनानी आती है तो आप कहेंगे नहीं आती। मैं कहता हूँ कि इसके 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा है वुड का, एक हिस्सा है पोशिश का, एक हिस्सा है लोहे का फ्रेम। ये तीनों चीजें मैं आपको अभी अलग-अलग सिखा देता हूं, फिर इनको जोड़ना है, तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है। ऐसे ही है, ऐसे एक हुनर है आपका, आपने आउटलाइन ड्राफ्ट करनी है, एक आर्ट है पूरा, एक आर्ट है आपने इंट्रो और कंक्लूडिंग पैरे ये ड्राफ्ट करने हैं, एक है मेन बॉडी ड्राफ्ट करनी है, एक है कॉज और रिकमेंडेशन ड्राफ्ट करनी है। ये 4-5 हुनर है, उनको जोड़ दें तो पूरा ऐसे बन जाता है। हम ऐसे ही पढ़ते और पढ़ाते हैं। जो चीज नहीं आती वो इसलिए पसंद नहीं, जो चीज पसंद नहीं है वो इसलिए पसंद नहीं है कि आपको आती नहीं है। जब आपको आ जाएगी तो आपको उससे ज्यादा चीज कोई अच्छी लगेगी ही नहीं। कोई और सवाल? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा अच्छा बताया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी जो लेक्चर है ना, ये सम अप एक चीज़ में हो सकता है कि अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन और हैंड राइटिंग फेयर है तो फिर ही सीएसएस होना है, अदरवाइज सीएसएस को नहीं होना। मैं एग्री करता हूँ। इन्होंने बात की है जी कि पेपर प्रेजेंटेशन और जो आपकी है लिखाई उसकी क्या अहमियत है। उसकी बहुत अहमियत है जी।
टोटली मैं एग्री करता हूं इनकी इस बात से कि जिस बच्चे की प्रेजेंटेशन बुरी है, जिसकी लिखाई बुरी है, उससे सीएसएस नहीं होगा, वो नहीं कर सकता, वो पढ़ा ही नहीं जाना यार, कॉमन सेंस है। 30,000 बच्चा है, उस 30,000 बच्चे में से एंड पे उन्होंने 250, 300, 400 बच्चों को लेके जाना है, तो जिसका लिखाई पढ़ी नहीं जा रही, एग्जामिनर तो खुश होगा, हाथ पे हाथ मारेगा, चलो अच्छा एक और पेपर से जान छूट गई मेरी है, मैं पकौड़े खा लेता हूं उसी टाइम के बीच में। उसको तो जिस पेपर को पढ़ना पड़े उसमें दुश्वारी है ना, कि इसको पढ़ना है, इसमें से निकालना है कुछ, जिसकी समझ ही नहीं आ रही वो तो फेल है, वो तो 2 पैरे पढ़ेगा कहीं से निकाल देगा नंबर इसके। ये तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल इंप्रूव करना है, अपनी लिखाई को इंप्रूव करना है, और उसके लिए पूरी टेक्निक्स हैं, उसके लिए भी हम लेक्चर्स देते हैं कि किस तरीके से हो सकती है, आपने खत कैसे बनाना है, कलम कौन सा इस्तेमाल करना है, फासला कितना रखना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि स्पेसिफिक किस्म के भी कुछ टॉपिक्स लें और उनके ऊपर आपसे बात हो। वरना मेरी ना css.com पे जाएं, मेरी बाकायदा इस पे एक वीडियो पड़ी हुई है css.com, इस पे मेरी कोई ना कोई वीडियो लाजमी है, आई एम श्योर कि किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, छोटी छोटी बेशुमार वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। कोई और सवाल किसी बच्चे का? जी बेटे। वालेकुम सलाम। मैंने जैसे ग्रेजुएशन कर ली है, मेरे पास 2 रूट हैं, एक मास्टर्स अब्रॉड करना और एक सीएसएस का मुझे पता है कि मुझे पूरा टाइम देना पड़ेगा, कोई साइड हसल नहीं कर सकता, एक पूरा 1 साल लगा के फिर उसके बाद 1 साल और 2 साल का प्रोसेस है। और दूसरा ये कि मैं डिग्री है मेरे पास आर्ट्स है, मास्टर्स में कर सकता हूँ अपनी रेलेवेंट फील्ड में, तो कौन सी? ये बेटा इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, सवाल मुझसे ये कर रहा है कि मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, अब बाहर जाके अपनी डिग्री लूँ मास्टर्स की या मैं सीएसएस करूँ। बेटे ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर लाइफ में आप सीएसएस करना चाहते हैं, अगर आपका गोल ये है कि मुझे सीएसएस करना है, अगर आपको अट्रैक्शन है, देखिए ना 2 करियर्स है ना, इमेजिन करें, एक इमेजिनेशन में ये है कि आप एज ए ब्यूरोक्रेट सर्व कर रहे हैं किसी जगह में, किसी पब्लिक सेक्टर ऑफिस में। दूसरा है कि आप किसी जगह पे एज इंजीनियर काम कर रहे हैं, आप किसी कारों की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी और जगह पे काम कर रहे हैं और अच्छा आपको पे किया जा रहा है, आप ऑफिसर है वहां पे भी। तो इमेजिन करें कि ये 2 गोल्स हैं, ये दोनों सीटें पड़ी हुई हैं आज के टाइम पे, एक सीट ये है, एक सीट ये है। ये सीट है एज गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट की और ये है एज पब्लिक सेक्टर की। अब पहले अपने दिल से पूछें कि आप किस सीट पे बैठना चाह रहे हैं। जिस सीट पे बैठना चाह रहे हैं उसके लिए आप कोशिश शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आपका करियर पब्लिक सेक्टर में है, उसके अपने और फायदे हैं, उसकी न्यूसेंस वैल्यू और है, उसकी मार्केट और है, इसकी चीजें और हैं, वो चाहिए तो उसके लिए सीएसएस की तरफ आ जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपना करियर है, मैं सबसे अच्छा इंजीनियर बनूंगा, मेरे अंदर बहुत ज्यादा इनोवेशन है, शायद मैं कल को अपनी इंडस्ट्री भी लगा रहा हूं, तो फिर आप अपना करियर जो है उसको परसू करें, बाहर जाएं, पढ़ें और सारा कुछ करें। ठीक है, तो मेरा आपसे बड़ा होने के नाते जो मशवरा है वो सिर्फ ये है कि इस एज में अगर आपने अपने आप को बिगाड़ लिया, अपने मिशन से दूर कर लिया, और मिशन खाली सीएसएस नहीं है, जिंदगी के अंदर हम बात करें तो कामयाबी के कई रास्ते हैं, सीएसएस उनमें से एक है, इसके अलावा भी कई हैं। आप बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, बेशुमार रास्ते हैं। ठीक है, तो जो बॉटम लाइन है वो ये है कि इस एज में एक डिसीजन ले लें कि आपने करना क्या है। जो भी आप समझें कि मेरा करियर है, आप उसके साथ सिंसियर हो जाएं, मेहनत करें। मेहनत करने वाले बंदे को मैंने जिंदगी में कभी नाकाम होते हुए नहीं देखा। वो किसी ना किसी किनारे पे जरूर पहुंच जाता है, जरूर पहुंच जाता है। अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत नहीं रखते। ठीक है।